हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज की मॉक टेस्ट सीरीज में। आज का मॉक टेस्ट 15 होने वाला है। कंप्यूटर रिवीजन की ये क्लास होने वाली है। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 15 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओएसआई मॉडल में कुल कितनी परतें यानी कि लेयर होती हैं। हाउ मेनी लेयर आर देयर इन टोटल इन द ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 7 लेयर होती हैं। तो वो 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, सेशन लेयर और फिजिकल लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये होती है आपकी 7 लेयर। क्लियर है? 7 लेयर होती है। तो जो ओएसआई मॉडल होता है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर कर लेना, ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो इसकी कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। जो नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझने के लिए आईएसओ द्वारा ये बनाया गया हुआ एक मॉडल है। क्लियर है? किसके द्वारा बनाया गया? ये किसके द्वारा आया था? तो ये आया था आईएसओ के द्वारा। ठीक है, तो जो ये लेयर होती है, ये 7 लेयर होती है। ठीक है, सभी लेयरों का अपना अपना अलग काम होता है। ठीक है, सभी मिलकर ये क्या करती हैं? डेटा ट्रांसफर का काम करती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? हाउ मेनी बिट डज एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। तो ये कितने का IPv4 होता है? इसमें कितने? 32 बिट एड्रेस होता है। ठीक है, और जो IPv6 होता है उसमें कितना होता है? उसमें कितने बिट्स का होता है? इसमें कितने बिट्स का होता है? इसमें होता है 128 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब बात करें कि जो 32 बिट एड्रेस का होता है, इसमें क्या होता है कि 4 ऑक्टेट में इसको विभाजित किया जाता है, यानी कि 8-8 बिट में। ठीक है, तो कितने होते हैं इसमें? 4 ऑक्टेट, जिनको 8-8 बिट में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? 8-8 बिट में इनको डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। इस तरीके की एड्रेसिंग होती है। और जो ये होता है, क्लियर है? तो इसमें जो लगभग 4.3 बिलियन 4.3 बिलियन 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस उपलब्ध कराता है। ठीक है, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। IPv4 आज के टाइम में क्या है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में साइबर अपराध से संबंधित कानून किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो साइबर क्राइम लॉज इन इंडिया कम अंडर विच एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, IT एक्ट होता है, IT एक्ट 2000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में साइबर क्राइम के लिए एक ये क्या है? एक मेन कानून इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। ठीक है, ये क्या है? मेन एक्ट है ये। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी जाती है। जो ये होते हैं ना, हैकिंग, डेटा चोरी होना या फिर साइबर फ्रॉड, ये सारे जो अपराध होते हैं ये इसी अधिनियम के तहत आते हैं। ठीक है, अंतर्गत आते हैं। तो इसको कब संशोधित किया गया था? इसको संशोधित किया गया था 2008 में, इसको
संशोधित किया गया था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको एक बार जरूर कर लेना। तो जो साइबर सुरक्षा से जो भी जुड़े अधिकांश मामले होते हैं वो इसी कानून का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र DSC जारी करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो विच इज द अपेक्स अथॉरिटी दैट इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स DSC इन इंडिया? तो इसकी ये फुल फॉर्म है, इसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, इसकी तो क्या हो जाएगी? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। क्या हो जाएगी? कंट्रोलर्स ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो ये भारत सरकार में डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली में एक सर्वोच्च नियामक संस्था है। क्या है? एक सर्वोच्च नियामक संस्था ही है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कौन सी संस्था है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो CCA सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस प्रदान करती है। ठीक है, किसको? सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। तो जो DSC का उपयोग है वो किसमें किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसका उपयोग किसमें किया जा सकता है? तो इसका किया जा सकता है E-फाइलिंग में। ठीक है, E-फाइलिंग में और GST में। ठीक है, E-टेंडरिंग में। क्लियर है? और एक MCA में इनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना। क्लियर है? चलिए, और जो ये CCA ये भी क्या है? IT एक्ट 2000 के ही अंतर्गत क्या करती है? ये काम करती है। किसके अंडर? अंडर करती है IT एक्ट 2000। ठीक है, वर्क करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जब कोई कंपनी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर स्टोरेज किराए पर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तो व्हेन अ कंपनी रेंट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर स्टोरेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इट्स कॉल्ड? तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाता है IaaS। अब IaaS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एज अ सर्विस, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो सर्वर स्टोरेज और नेटवर्किंग जैसी जो सुविधाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? किराए पर मिलती हैं, रेंट पर मिलती हैं। ठीक है, रेंट पर। तो और नेटवर्किंग। ठीक है, कौन कौन सी? सर्वर स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये क्या है? किराए पर मिलती हैं। तो यूजर्स अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन इसमें क्या करते हैं? खुद ही इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यूजर्स खुद ही क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। तो AWS, EC2 या फिर माइक्रोसॉफ्ट एजोर वर्चुअल मशीन, इसके ये सारे क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन लर्निंग किस बड़े क्षेत्र की उपशाखा यानी कि सबसेट मानी जाती है? तो मशीन लर्निंग इज अ कंसीडर्ड एज अ सबसेट ऑफ विच ब्रॉडर फील्ड? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आपको बहुत बार बताया है, जो मशीन लर्निंग होती है और एक डीप लर्निंग होती है। ठीक है, ये दोनों ही क्या होती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ब्रांच होती हैं, शाखा होती हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। तो जो मशीन लर्निंग में क्या होता है? कंप्यूटर डेटा से क्या करता है? वो सीखता है। क्लियर है? वो डेटा से सीखता है और तो बिना अलग से प्रोग्राम किए ये क्या कर सकता है? निर्णय ले सकता है। इसका इसका जो उपयोग है, काफी बार बताया है, किस लिए होता है? इमेज रिकॉग्निशन में होता है। ठीक है, इमेज रिकॉग्निशन में होता है, वॉइस असिस्टेंट में होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम में, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो मशीन लर्निंग के ML के जो वो होते हैं, आपके टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? टाइप्स। ठीक है, कौन से होते हैं? एक होता है सुपरवाइज्ड, ठीक है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और
रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? लर्निंग। ये क्या होते हैं? ये 3 होते हैं इसके पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन तकनीक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो क्या होती है इसकी ब्लॉकचेन तकनीक की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी होती है? डिसेंट्रलाइज एंड इम्यूटेबल लेजर। ये इसकी क्या होती है? मुख्य विशेषता होती है। तो इसमें डेटा एक बार रिकॉर्ड होने के बाद आसानी से बदला नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं इम्यूटेबल, ठीक है। एक बार डेटा रिकॉर्ड हो जाता है उसके बाद उसको बदला नहीं जाता, ठीक है। डिसेंट्रलाइज, तो इसमें कोई एक सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कोई भी एक सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। इससे क्या होता है? इसकी जो सुरक्षा होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो जो भी सारे ब्लॉक्स होते हैं वो पिछले ब्लॉक से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ठीक है, वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? क्रिप्टोग्राफी के द्वारा, ठीक है। किसके? क्रिप्टोग्राफी के द्वारा क्या है? जुड़े हुए होते हैं। तो इसका उपयोग है क्रिप्टो करेंसी, सप्लाई चेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को आरबीआई ने क्या नाम दिया था? तो व्हाट नेम हैज द आरबीआई गिवन टू इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी? तो क्या नाम दिया था? ठीक है, तो क्या नाम दिया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ई रूपी। क्या नाम दिया था? ई रूपी। तो इसे आरबीआई द्वारा क्या किया गया था? जारी किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है? भारतीय रुपए का एक डिजिटल रूप है। तो जो ई रूपी होती है वो क्या होती है? एक लीगल टेंडर होती है। क्या होती है? लीगल टेंडर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड इन क्वांटम कंप्यूटिंग? तो वो क्या कहलाती है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्यूबिट कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्यूबिट कहलाती है। तो क्लासिकल कंप्यूटर में जो बिट होता है वो 0 और 1 में होता है, ठीक है। क्या होता है? कंप्यूटर में जो होता है 0 और 1 बिट होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर है 0 और 1 की भाषा ही समझता है। तो जो क्यूबिट होता है वो एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में क्या कर सकता है? रह सकता है। ये दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। क्लियर है? सुपरपोजिशन जिसको बोलते हैं। जो क्वांटम, ठीक है, इससे जो क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत तेज क्या कर सकता है? गणना कर सकता है, ठीक है। गणना कर सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो उपयोग होता है वो कहाँ-कहाँ किस में किया जा सकता है? तो वो रिसर्च में किया जा सकता है, क्रिप्टोग्राफी में किया जा सकता है और ड्रग डिस्कवरी में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर हमलों की निगरानी और प्रतिक्रिया हेतु भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? तो विच इज द इंडिया नेशनल नोडल एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू साइबर अटैक, ठीक है। तो वो हो जाएगा सर्ट इन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसका पूरा नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? CERT इन। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी क्या हो जाएगी? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाती है? फुल फॉर्म हो जाती है। तो ये भारत की एक राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स एजेंसी है। क्या है ये? साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स एजेंसी, क्लियर, भारत की। तो
ये जो साइबर अटैक की निगरानी और प्रतिक्रिया का ये क्या करती है, काम करती है। क्लियर है ना? तो ये क्या करती है कि जो सिक्योरिटी, तो ये क्या करती है, जो सिक्योरिटी एडवाइजरीज होती है और अलर्ट जारी करती है, ठीक है? क्या करती है? अलर्ट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA में न्यूनतम कितने भिन्न प्रकार के प्रमाणीकरण कारकों का प्रयोग होता है? तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स आर यूज्ड एट मिनिमम इन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो 2FA में कम से कम 2 अलग-अलग ऑथेंटिकेशन फैक्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है? 2 अलग-अलग ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पासवर्ड हो गया और ओटीपी हो गया, ठीक है? तो इसके अकाउंट की क्या होती है, सुरक्षा बढ़ जाती है। अगर पासवर्ड चोरी हो जाए तो क्या होता है, दूसरा फैक्टर सुरक्षा देता है। क्लियर है? इसीलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डीपीडीपी एक्ट भारत के किस वर्ष पारित हुआ था? तो इन विच ईयर वाज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट पास इन इंडिया? तो कौन से वर्ष पास हुआ था? तो कौन से वर्ष पास हुआ था? वो हुआ था 2023। ठीक है, कब हुआ था? 2023, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो डीपीडीपी है, तो डीपीडीपी एक्ट 2023 भारत का क्या है, एक डेटा संरक्षण कानून है। क्या है? डिजिटल डेटा संरक्षण कानून है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना। ठीक है, डेटा की सुरक्षा करना। ये डेटा को क्या करता है? संग्रह करता है, यानी कि कलेक्ट करता है, उपयोग करता है, यूज करता है, संग्रहण के नियम की निर्धारित करता है। क्लियर है ना? तो डेटा प्रोसेस करने के लिए यूजर्स की सहमति यानी कि परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 5G नेटवर्क तकनीक मुख्यतः मोबाइल संचार की कौन सी पीढ़ी मानी जाती है? तो 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली कंसिडर्ड विच जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन? तो 5G जो टेक्नोलॉजी है वो किसके अंडर आता है? तो जो 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वो किसके अंडर आता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वो आता है आपके 5th जनरेशन में। ठीक है, किस में आता है? 5th जनरेशन। इसका मतलब क्या होता है? 5G का मतलब क्या है? 5G का मतलब होता है कि 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। क्या होता है? 5th मोबाइल नेटवर्क, ये होता है इसका मतलब 5G का। तो ये 4G की तुलना में क्या होता है? इसकी ज़्यादा स्पीड होती है और लेटेंसी ये क्या करता है? ज़्यादा प्रदान करता है। तो जो इसका उपयोग होता है, वो किस-किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग है वो किस में किया जाता है? जैसे कि IoT डिवाइस, ठीक है? IoT में किया जाता है और स्मार्ट सिटीज़ में किया जाता है, ठीक है? स्मार्ट सिटीज में। और किसमें किया जाता है? ऑटोनोमियस व्हीकल्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी जो बड़ी संख्या में डिवाइसेस को एक साथ क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? एक बड़ी संख्या में इसको एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो 5G एक हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क परफॉर्मेंस मिलती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? ये अभी पहले बताया है कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स का होता है। इसे IPv4 की एड्रेस लिमिट को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में यूनिक एड्रेस उपलब्ध कराता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इन विच ईयर वाज द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP लॉन्च इन इंडिया? क्या आंसर हो जाएगा? कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, तो ये कब विकसित हुआ था? कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2006 में। ठीक है, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी NEGP की। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की। तो जो इसका पर्पस होता है वो क्या होता है? इसका उद्देश्य कि सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। क्या होता है? कि ऑनलाइन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है,
ये इसका मतलब हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सारी जो सिंपल सेवाएँ होती हैं वो मिलने लगती हैं, ठीक है? तो एनईजीपी के अंतर्गत कई मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। तो ये भारत का ये क्या है, भारत में डिजिटल गवर्नेंस की एक ये क्या करता है महत्वपूर्ण पहल है ये, ठीक है ना? महत्वपूर्ण पहल की थी इसने, ठीक है? तो आज हमने करे हैं क्वेश्चन 15 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? ऐसे ही मॉक टेस्ट करते रहेंगे, कंप्यूटर की रिवीजन आप करते रहो, एग्ज़ाम सितंबर में होगा आपका, ठीक है? अभी काफ़ी टाइम है, तो मॉक टेस्ट हम करते रहेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।